हेलो फ्रेंड, देखिए आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स और लाइसोसोम करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। पर देखिए कितना तक होता है। पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? पिछले क्लास में हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या डिस्कस किए थे? क्लोरोप्लास्ट कितने टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है, और हम टाइप्स का ही फंक्शन बताए थे, ठीक है। उसका लोकेशन भी बताए थे। ये क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है। अब बताइए आप लोग क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है। याद तो आ गया होगा क्रोमोप्लास्ट कहाँ होता है। तो क्रोमोप्लास्ट जितने भी हम लोग फूल देखते हैं और जो फ्रूट देखते हैं, फ्लावर दिखते हैं, जो भी रंगीन होता है, जो कलरफुल पूरा होता है, उसमें कौन चीज़ पाया जाएगा? तो उसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। और जो हरे हरे होंगे उसमें क्या होता है? उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्या किए थे? पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको देखिए, इसको शॉर्ट में हम लोग ER लिखते हैं, कैपिटल E और कैपिटल R। शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में हम लोग ER लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? तो ये भी क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। जो कहाँ पाया जाता है? तो जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब देखिए आप बोलिएगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हम पढ़ाए नहीं। तो हम चाहते हैं कि जब पूरा सेल ऑर्गेनेली हम लोग पढ़ा दें, ठीक है, हम लोग पढ़ लें पूरा सेल ऑर्गेनेली के बारे में, जितने भी सेल ऑर्गेनेली है उसके बारे में यदि पूरा पढ़ लें, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पढ़ेंगे तो हम लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनेली के आधार पर ही बांटे गए हैं, ठीक है, कि एक में सेल ऑर्गेनेली होता है, एक में नहीं होता है। ऐसे यूकैरियोटिक से प्रोकैरियोटिक सेल जो सेल है उसको मेन रूप से हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पर डिवाइड कर दिए हैं कि जिसमें यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा वो बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है तो जितने भी सेल ऑर्गेनेली होता है वो किसी में नहीं होता है। यानी ये कहाँ पाया जाता है? तो फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल में पाया जाता है कि प्लांट सेल में? तो फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। देखिए ये कहाँ पाया जाता है? तो ये एनिमल सेल में ही पाया जा सकता है और प्लांट सेल में भी पाया जा सकता है। अब देखिए इंडोप्लाज्मिक है क्या? तो इंडोप्लाज्मिक जो है ना वो क्या करता है? कोई एक तरह से नेटवर्क है, ठीक है। उस सेल में क्या करता है कि नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना के रखता है। जैसे देखिए किस तरह से बना के रखता है बताते हैं। जैसे मान लिया कि ये क्या है, इसको हम लोग सेल मान लेते हैं। क्या मान लिए? सेल मान लिए, ठीक है। अब आप बोलिए कि आप हमेशा गोल ही क्यों पाते हैं सेल? तो इसका कोई रीज़न नहीं है। आपको मन करे तो आप स्क्वायर रूप में भी पार सकते हैं, ठीक है। मेरा मन ऐसे ही करता है पारने का, इसलिए हम ऐसे ही पारते हैं, ठीक है। देखिए अब ये क्या है? ये सेल है। अब इसमें क्या करते हैं कि एक न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन हो गया, और ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए एक है, अब मान लिया इधर भी हो सकता है,
मान लीजिए इधर भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से क्या होते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक, देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस तरह से है, तो यहाँ देखिए ये ऐसा लग रहा है कि ये नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, तो नेटवर्क फॉर्म कर रहा है पूरा सेल में, इसी तरह से नेटवर्क फॉर्म किए हुए रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये नेटवर्क फॉर्म करता है सेल में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या लिखे, ई आर, इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क स्ट्रक्चर। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये कहाँ से बनता है, ठीक है, तो इसका जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर इन्वेलप से होता है। देखिए जो हमेशा ये क्या होगा कि जी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखिए ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये क्या हुआ, न्यूक्लियर इन्वेलप होगा, यहीं से इस तरह से ऐसे होगा। यहाँ भी देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप से हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से एराइज हो रहा है, तो इट एराइजेज फ्रॉम न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, लिख देते हैं, इट एराइजेज फ्रॉम न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, ये कहाँ से एराइज हो रहा है, तो ये देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप से एराइज होता है। ठीक है, कहाँ से हो रहा है, तो न्यूक्लियर इन्वेलप से एराइज होता है। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, इसको आप नोट करिएगा, ये चारों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये देखिए इमेज है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो देखिए इसको बोल दिए, मान लिया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको क्या बोल दिए, तो इसको बोलेंगे ई आर। ठीक है, ये भी क्या है, ई आर है, ये भी क्या है, तो ई आर है। ठीक है, सब क्या है, तो सब के सब ई आर है। ओके, अब देखिए इसमें आगे, अब इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ओके, अब ये बना क्या चीज़ से होता है, ठीक है, बना क्या चीज़ से होता है, तो देखिए ये जो है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बना होता है सिस्टर्नी, वेसाइकल्स एंड ट्यूबल्स। ठीक है, यानी मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चर। ये तीनों स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो तीनों स्ट्रक्चर का नाम है सिस्टर्नी, वेसाइकल्स एंड ट्यूबल्स। क्या जैसे बना था, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और ट्यूबल्स, यही 3 स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। ठीक है, अब देखिए सिस्टर्नी कैसा होता है, तो सिस्टर्नी देखिए इस तरह से रहेगा। कैसा रहेगा, तो देखिए हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हुआ सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए अब क्या चीज़ को पढ़ते हैं, तो वेसाइकल्स। तो वेसाइकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हुआ वेसाइकल्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बोलिएगा ट्यूबल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए ट्यूबल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से, जो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ट्यूबल्स का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखिए अब बोलेगा कि
क्या चीज का जैसे बना होता है, तो ये 3 पार्ट से बना होता है। क्या चीज से? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 पार्ट से बना होता है, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और ट्यूबल्स। आज जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डबल लेयर, ठीक है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डबल बार्ड मेम्ब्रेन होता है। तो लिख देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ER इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्या है? जो ईयर है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका लोकेशन कहाँ है? तो ये लोकेशन कहाँ होता है? तो ये पाया जाता है, इसको देखिए मिटाते हैं, ये सेल के साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। तो ईयर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। ईयर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है। देखिए ईयर कहाँ पाया जाता है? तो ईयर पाया जाता है जो सेल होता है, तो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म जैसे देखिए इस सेल है, ठीक है, ये क्या हुआ? ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोमेम्ब्रेन है। अब देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, अब देखिए इस तरह से ER है। तो देखिए ये सब क्या होता है? तो ये बीच में जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, पूरा ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये सब याद है, ये भूल गए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ओके। और साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस का होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, यदि दोनों को मिला देते हैं तो क्या बोलते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। यदि इसका जो लिक्विड है इसको मिला देंगे तो ये लिक्विड दोनों मिला क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, लेकिन देखिए ये न्यूक्लियोप्लाज्म में तो पाया नहीं जाता, तो फिर नहीं बोल सकते कि प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं? ये साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अभी जो ER है, ER ना 2 तरह का होता है, इट इज 2 टाइप्स। क्या ब्लू कलर से लिखते हैं? ER आर 2 टाइप्स, ठीक है। पहला कौन है? स्मूथ ER, दूसरा रफ ईयर, ठीक है। स्मूथ ईयर और रफ ईयर, ठीक है। अब देखिए, अब स्मूथ ईयर और रफ ईयर हम लोग किस बेसिस पर बोले, ठीक है। कोई बेसिस तो होगा, कोई आधार तो होता है कोई भी चीज़ बोलने के लिए। तो हम लोग किस बेसिस पे स्मूथ ईयर बोल दिए और रफ ईयर बोल दिए, ठीक है। तो इसको समझते हैं। ईयर को कितना पार्ट में बांट दिए? तो 2 पार्ट में। कौन कौन? स्मूथ ईयर और रफ ईयर। तो देखिए राइबोसोम नाम का एक सेल ऑर्गेनेल होता है, वो उसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। देखिए थोड़ा सा हम राइबोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्मूथ ईयर और रफ ईयर के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। बस छोटा सा थोड़ा सा पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम, ठीक है। अब देखिए राइबोसोम कैसा होता है। तो राइबोसोम जो है वो देखिए यहाँ एक ऐसे गोल पार दीजिए और यहाँ पर ये कैसे, ठीक है। यही है राइबोसोम, ठीक है। ये क्या है? ये राइबोसोम है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड राइबोसोम पलाडे पार्टिकल, या फिर इसको बोलते हैं RNP पार्टिकल, ठीक है। इसको बोलते हैं। और ये देखिए ये जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, ठीक है। तो यानी राइबोसोम आर
फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये देखिए ये कहाँ पाया जा रहा है? तो राइबोसोम ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसलिए देयरफॉर राइबोसोम also called यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? तो राइबोसोम को हम लोग यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोसोम ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाएगा। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब देखिए अब इसका क्या पढ़ते हैं? तो इसका हम लोग फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो इसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए मेन रूप से एक है। हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को सिर्फ एक फंक्शन पढ़ना है। तो इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। ठीक है, राइबोसोम फंक्शन आर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? तो राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है। देखिए ये और कुछ कुछ जगह पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो देखिए ये ना प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल छोड़ करके और कहाँ पाया जाता है? तो इट ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। देखिए ये जो राइबोसोम है वो एक सेल में तो पाया ही जाता है, प्लस सेल ऑर्गेनेली में भी पाया जाता है। दो सेल ऑर्गेनेली में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। एंड देखिए एक देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? इन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है। एंड ऑन ईआर क्या लिखा हुआ है? ऑन ईआर मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। पर मतलब क्या हो गया? उसके ऊपर पाया जाएगा। लेकिन इन लिख दिए तो यानी क्या हम बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर कहाँ क्या पाया जाता होगा? वो राइबोसोम क्या पाया जाता होगा। ठीक है, क्या पाएगा? राइबोसोम पाया जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल विद इन सेल। देयरफॉर राइबोसोम also called सेल विद इन सेल। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको सेल विद इन सेल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या लिखा? राइबोसोम फंक्शन और प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का जो मेन प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है। ये कहाँ कहाँ और पाया जाता है? देखिए ये एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में पाया जाता है, मतलब यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और हम क्या बोल रहे थे? तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसलिए तो इसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली। मतलब ये सब तरह का जितनी भी तरह का सेल होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, या फिर हम लोग के एनिमल सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया, जो भी सेल हो गया, ठीक है, पर सेल होना चाहिए। आप वायरस उरस की बात मत कीजने लगिएगा। ठीक है, वायरस उरस सेल नहीं है। वायरस जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है वो सेल नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक है, वो सेल नहीं है। उसको तो हम लोग ये भी नहीं बोल सकते हैं कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। जब होस्ट के अंदर जाता है तो बन जाता है लिविंग, और जब होस्ट के बाहर रहता है तो बन जाता है नॉन लिविंग। इसलिए हम उसको सेल नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसलिए आप वहाँ पर इमेजिन नहीं कर लीजिएगा कि ये जो राइबोसोम है वहाँ भी पाया जाता होगा, वहाँ वो सब नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए कहाँ पाया जाएगा? तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। और किस पर? देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाएगा, मतलब इंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के ऊपर सरफेस पर पाया जाता होगा। ठीक है,
देखिए इसी के आधार पर हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भाग में बांटा गया, ठीक है। क्या क्या क्या, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर पाया जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर पाया जाएगा उसको बोलेंगे रफ ईआर, ठीक है, और जिसके ऊपर नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे स्मूथ ईआर। बस यही अंतर है। आगे इसको करवा के करते हैं, ठीक है। देखिए इसलिए क्या बोलते हैं, राइबोसोम आर आल्सो कॉल्ड सेल विद इन सेल। सेल विद इन सेल क्यों पाया गया, देखिए ये सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, ये तो सेल नहीं है। सबसे पहला बात, ये क्या है, सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। आप बताइए कि जो राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो सेल ऑर्गेनेली के अंदर पाया जा रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेल विद इन सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, प्लाडे पार्टिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाडे पार्टिकल बोलते हैं, प्लाडे पार्टिकल। क्यों इसको प्लाडे पार्टिकल कहते हैं, क्योंकि इसका जो खोज है वो प्लाडे ही किए थे, इसलिए जॉर्ज प्लाडे इसका डिस्कवर किए थे, जॉर्ज प्लाडे, ठीक है। ऑब्जर्व बाई, फर्स्ट ऑब्जर्व बाई, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्व बाई जॉर्ज प्लाडे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, प्लाडे पार्टिकल हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी हो गया खत्म, ओके। क्या कि इसका फंक्शन बता दिए। अब देखिए इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि इसके आधार पर हम लोग ईयर के बारे में पढ़ते हैं, स्मूथ ईयर और रफ ईयर पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ईयर के बारे में समझ लेते हैं, क्या कि राइबोसोम समझ गए, तो ईयर के बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ लिखते हैं रफ ईयर, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, स्मूथ ईयर। रफ ईयर और स्मूथ ईयर, देखिए क्या बोलेंगे, तो इस पर रफ ईयर पर क्या होगा कि इस पे राइबोसोम पाया जाएगा। रफ ईयर पर क्या होगा, राइबोसोम पाया जाएगा, और स्मूथ ईयर पर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। यानी लिखेंगे प्रेजेंट राइबोसोम ऑन ईयर, ठीक है, प्रेजेंट राइबोसोम ऑन ईयर आर कॉल्ड रफ ईयर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि राइबोसोम में ईयर पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखिए इन ने लिखे हैं, इन मतलब होता है अंदर, ऑन मतलब होता है पर, मतलब क्या बोल रहे हैं कि राइबोसोम ईयर पर पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं रफ ईयर। यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अब्सेंट राइबोसोम, absent on ER called स्मूथ ईयर, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम ईआर पर नहीं पाया जाता है, राइबोसोम अब्सेंट होता है ईआर पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ ईयर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या बोलेंगे, तो क्या इसको बोलेंगे हम लोग, इसका फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। रफ ईयर और स्मूथ ईयर का फंक्शन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसका देखिए थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम पा लेते हैं कि मान लिया कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। जैसे ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो देखिए रफ ईयर का क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से देखिए इस पर क्या हो गया, इस पर राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये है राइबोसोम, और यही पर क्या होगा स्मूथ ईयर में, कि जैसे मान लिया कि ऐसे किए, ठीक है।
देखिए इस पर क्या है, इस पर देखिए कहीं भी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ER है, मतलब इस पर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कोई भी राइबोसोम नाम का कोई भी सेल ऑर्गेनेल इस पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या बोल दिया, स्मूथ ER। तो बस रफ ER और स्मूथ ER में बस बेसिक डिफरेंस यही है कि रफ ER में क्या होगा कि राइबोसोम प्रेजेंट होगा ER पर, और स्मूथ ER में राइबोसोम अब्सेंट होगा ER पर। बस इसका और इससे और ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, कोई और डिफरेंस है नहीं, यही दोनों डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखिए अब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का फंक्शन क्या हो जाएगा। इस पर देखिए राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम का फंक्शन क्या पढ़ के आए हैं, तो राइबोसोम का फंक्शन पढ़ के आए हैं प्रोटीन सिंथेसिस। क्या पढ़ के आए, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी इसका भी फंक्शन क्या होगा, इसका भी फंक्शन हम लोग को प्रोटीन सिंथेसिस ही होगा, ठीक है। तो देखिए इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं तो लिखने में आसानी पड़ेगा। इसका फंक्शन क्या है, तो रफ ER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, रफ ER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या हुआ, तो देखिए इसका फंक्शन क्या हुआ, रफ ER जो है वो सिंथेसिस करता है प्रोटीन का, और क्या करता है, और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन का। वही स्मूथ ER क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है। स्मूथ ER आप लोग मिटाइएगा नहीं, आप लोग क्या करिएगा, इस डायग्राम के नीचे लिखिएगा, ठीक है। स्मूथ ER स्मूथ ER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है। देखिए दोनों का फंक्शन में अंतर देखिए, रफ ER का फंक्शन क्या है, तो रफ ER का फंक्शन क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। वही स्मूथ ER क्या कर रहा है, तो स्मूथ ER लिपिड सिंथेसिस कर रहा है। और क्या कर रहा है, तो स्मूथ ER क्या करता है, डिटॉक्सीफाई बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं, बहुत सारे जो हम लोग दवा ववा खाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि आप डिटॉक्सीफाई मतलब समझ लीजिएगा कि अरे मरने वाला गोली खा लिए, ठीक है। मतलब हम लोग के चलो ठीक है कि जो स्मूथ ER है हमारे लीवर में पाया जाता है, और वो क्या करता है, वो ड्रग्स को डिटॉक्सीफाई करता है। इसका मतलब ये मैं बिल्कुल कतई नहीं बोल सकते हैं कि हम कोई भी दवा खाएंगे, मरने वाला दवा खा लिए या फिर मूस का दवा खा लिए और हम मतलब मरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मरेंगे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारा दवा जो होता है वो बहुत सारा खराबी करता है, ठीक है, कुछ खराबी करता है, तो उसको क्या करता है कि लीवर में क्या करता है, जो स्मूथ ER है वो डिटॉक्सीफाई कर देता है, ठीक है। यानी स्मूथ ER सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ज़्यादा लीवर में पाया जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, स्मूथ ER ऑफ liver cell are responsible detoxify the drugs। ठीक है, क्या कर रहा है, तो स्मूथ ER कहाँ होता है, तो स्मूथ ER देखिए हर सेल में पाया जाएगा, हर सेल में पाया जाएगा, लेकिन लीवर सेल में ज़्यादा पाया जाता है। लीवर सेल में क्यों ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि लीवर को डिटॉक्सीफाई का काम करना होता है। ठीक है, जो हम लोग दवा खाते हैं उसको क्या करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। डिटॉक्सीफाई कब करेगा, जब स्मूथ ER ज़्यादा पाया जाए, क्योंकि स्मूथ ER का फंक्शन ही है डिटॉक्सीफाई करना। तो सिंपल चीज़ का स्मूथ ER वहाँ पर ज़्यादा पाया जाएगा, तो स्मूथ ER ज़्यादा पाया जाएगा तो क्या करेगा, डिटॉक्सीफाई कर देगा ड्रग्स को। ठीक है, यही फंक्शन है रफ ER और स्मूथ ER का। ठीक है, अब देखिए, अब आगे दूसरा सेल ओनली पढ़ लेते हैं। ER हो गया ख़त्म। ओके, अब पढ़ लेते हैं हम लोग वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, ठीक है, छोटा सा पार्ट है वैक्यूल्स, इसको पढ़ ही लेते हैं। देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा पूरा अच्छा से। अब देखिए,
जो अगला सेल ऑर्गेनेली है वो क्या है, वैक्यूल्स। क्या है, वैक्यूल्स। तो देखिए वैक्यूल्स क्या होता है, तो जो वैक्यूल्स है वो सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। वो कैसा होता है, तो वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, बैग लाइक, मतलब एक झोला होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि जितना भी कचरा होता है, ठीक है, जैसे सेल जो भी कचरा करेगा वो क्या डाल देगा, वही झोला में, वही बैग में डाल देगा, ठीक है। यानी क्या हुआ, वैक्यूल्स क्या हुआ, वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, वैक्यूल्स आर सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली विच आर प्रेजेंट इन वैक्यूल्स आर सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली। क्या है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स है सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली आर फाउंड इन प्लांट सेल। मेन रूप से कहाँ पाया था, तो मेन रूप से प्लांट सेल में पाया जाता है एंड फंगल सेल में पाया जाता है, एंड फंगल सेल, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ कि वैक्यूल्स जो है उस सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। सबसे पहला तो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। जो कहाँ पाया जाता है, जो पाया जाता है प्लांट सेल में। कहाँ पाया जाता है, तब प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में देखिए लिख देते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है इसे, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। लेकिन हाँ, यदि पाया भी जाएगा ना तो वो बहुत छोटा रहेगा, ठीक है, मतलब डिमिनिश्ड रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, मतलब निग्लिजिबल होगा, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है एनिमल सेल में। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर अब्सेंट। सबसे पहले क्या बोल देंगे कि वैक्यूल्स अब्सेंट होता है, बट इफ प्रेजेंट देन इट इज वेरी स्मॉल। देखिए एनिमल सेल में क्या होता है, वैक्यूल्स पहला मरते एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। लेकिन यदि हम बोलते हैं कि यदि प्रेजेंट है, मान लिया बोल दिए यदि प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट किस तरह रहेगा, तो वो बहुत छोटा रहेगा। क्या होगा, बहुत छोटा रहेगा, ठीक है। वो प्रेजेंट बहुत बड़ा नहीं रहेगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है, ओके। अब देखिए अब हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो जैसे देखिए ये क्या है, ये वैक्यूल्स है, इस तरह से सेल है मान लिया कि सेल है, तो इसके अंदर इस तरह से बोलेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा वैक्यूल्स, ठीक है। यह क्या करता है, प्लांट सेल में 90% एरिया तक, 90% जो वॉल्यूम होता है सेल का वो पूरा ये कवर कर लेता है, ठीक है। क्या कर लेता है, इन प्लांट सेल 90% वॉल्यूम कवर, ठीक है, 90% वॉल्यूम कवर कर लेता है, ठीक है। लिख देते हैं इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर मोर डेवलप्ड, कवर 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है। क्या बोल रहा है कि प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल्स जो है वो मोर डेवलप होता है। क्या होता है, मोर डेवलप, मतलब यदि सबसे ज़्यादा डेवलप होगा ना तो प्लांट सेल में ही होगा, ठीक है। वो क्या करता है, 90% एरिया क्या करता है, उस वॉल्यूम का 90%। देखिए तो छोटा बोलिए कि 90% कहाँ है, अरे इसको 90% आप लोग कर लीजिए ना, क्या कर लीजिए, इसको देखिए ऐसे मिटाइए
और क्या कर लीजिए, इस तरह से आप कर लीजिए। आप देखिए 90% हो गया, तो बोलिए कि आप 10% में सब कुछ हो गया, न्यूक्लियस से लेकर के और जितना सेल ये सब होगा, बिल्कुल होगा जी, ठीक है, बिल्कुल होगा। लेकिन ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं कि प्लांट सेल में जितना भी सेल है सब में 90% एरिया छिकता है। हम बोले मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम की बात किए, 90% एरिया छिक लेता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जैसे देखिए ये जो मेम्ब्रेन है, ये वैक्यूल्स का क्या है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन का एक स्पेशल नाम है, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स आर कॉल्ड मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स आर कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ठीक है। जो वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब इसका देखिए, अब इसका फंक्शन थोड़ा देख लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। ये पूरा समझ गए, ठीक है। अब इसका फंक्शन, ये ज़्यादा बड़ा सेल नहीं है, बहुत छोटा है, मतलब बड़ा बहुत है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर पढ़ना ही क्या, ये तो बेस्ट मटेरियल है मान के चलिए। तो फंक्शन, तो देखिए इसमें फंक्शन क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या स्टोर होता है, तो इसके अंदर स्टोर होता है अमाइनो एसिड, शुगर और कुछ ऑर्गेनिक एसिड, कुछ प्रोटीन, ठीक है। दे स्टोर सम एमिनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड, शुगर, अमाइनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, ठीक है। ये सब क्या करता है, ये सबको स्टोर रखता है, ठीक है। और क्या करता है, तो ये जो इसका जो वैक्यूल्स है उस सेल को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ सेल, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो ये टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। दे हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल। यही 3 फंक्शन है, क्या है, यही 3 फंक्शन है। क्या क्या बोल रहा है कि दे स्टोर, ये स्टोर क्या चीज़ करता है, तो अमीनो एसिड को स्टोर कर लेगा, शुगर को स्टोर कर लेगा, कुछ ऑर्गेनिक एसिड है उसको भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और हाँ कुछ प्रोटीन है उसको भी क्या करता है, स्टोर रखता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ सेल। क्या बोल रहा है कि टर्जिडिटी, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि देखिए मान लिया कि सेल ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे सेल हैं, तो ऐसा नहीं कि पचक जाएगा, ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे इस तरह से सेल हो जाए, ऐसे नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, वैक्यूल्स होगा, ठीक है, वैक्यूल्स होगा। तो वैक्यूल्स जब होगा तो इसका क्या होगा, एक शेप को क्या करेगा, एक शेप को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, एक सेल को क्या करेगा, शेप को मेंटेन करके रखेगा। अब बोल रहा है कि इट हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब होता है कि जैसे देखिए ये क्या है, जो बाहर का इन्वायरमेंट का प्रेशर है, ठीक है, इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है, तो इन्वायरमेंट का प्रेशर जैसे लगा तो मान लिया कि वैक्यूल्स नहीं रहता तो ये फट जाएगा सेल, क्या हो जाएगा, फट जाएगा सेल। लेकिन जैसे देखिए मान लिया कि यहाँ वैक्यूल्स है तो इस पर लगेगा, इसके अंदर बहुत सारा अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, ये सब स्टोर है, तो इससे क्या होगा कि प्रेशर कम पड़ता है, ठीक है, प्रेशर कम पड़ता है और सेल को बर्स्ट होने से बच जाता है। यानी ये क्या कर रहा है कि मेंटेन कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर को भी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक पढ़ा दिए वैक्यूल्स क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है ये बता दिए, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ये बता दिए। अब देखिए हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।